Hello dear students, today we will study the second part of the lesson My Struggle for an Education। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन का पार्ट 2 पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है कि राइटर ब्रूकर टी वाशिंगटन एक शहर जिसका नाम रिचमंड है, रिचमंड शहर में पहुंच गए हैं। जब वो शहर में पहुंचे हैं, व्हेन ही रीच्ड एट रिचमंड ही वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ मनी। जब वो रिचमंड शहर पहुँचे हैं तो उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं था, पूरी तरह से उनका धन समाप्त हो चुका था। और उन्होंने बताया है कि रिचमंड में उस जगह पे वो किसी को जानते भी नहीं थे और वह शहर में कभी गए नहीं थे, इसलिए शहरी तौर तरीक़ों से पूरी तरह से अनजान थे और इस कारण वो नहीं जान पा रहे थे कि उनको जाना कहाँ है। ठहरने के लिए भी उन्होंने कई लोगों से पूछा, तो जहाँ भी पूछताछ किए सब लोग पैसा मांग रहे थे और लेखक कहे हैं कि यह वही चीज़ थी जो मेरे पास नहीं थी। लोग पैसे की डिमांड करते थे और पैसा ही लेखक के पास नहीं था। जब इनको कोई दूसरा उपाय नहीं समझ में आया तो उन्होंने गलियों में घूमना शुरू कर दिया। तो चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ उन्होंने लिखा है कि नोइंग नथिंग एल्स बेटर टू डू आई वॉक्ड द स्ट्रीट। जब मुझे कोई दूसरा उपाय समझ में न आया तो मैं गलियों में घूमना शुरू कर दिया, तो गलियों में ही घूमते रहे। अब आगे करें, आई मस्ट हैव वॉक्ड द स्ट्रीट टिल आफ्टर मिडनाइट। तो लेखक कह रहे हैं कि मैं आधी रात के बाद तक गलियों में घूमता रहा। मिडनाइट के बाद तक वो गलियों में ही घूमते रहे। एट लास्ट आई बिकेम सो एग्जॉस्टेड दैट आई कुड वॉक नो लॉन्गर। तो लेखक कह रहे हैं कि मैं इतना थक गया, अंत में मैं इतना थक गया कि और अधिक नहीं चल सकता था। आई वॉज टायर्ड, आई वॉज हंग्री, आई वॉज एवरीथिंग बट डिस्करेज्ड। लेकिन लेखक कह रहे हैं मैं भले ही बहुत ही थका हुआ था, मैं भूखा था, मैं सब कुछ था, लेकिन हताश तो बिल्कुल नहीं था। मैं बिल्कुल भी डिस्करेज्ड नहीं था, सब कुछ था लेकिन मैं डिस्करेज नहीं था, मैं बिल्कुल भी हताश नहीं हुआ था। जस्ट अबाउट द टाइम व्हेन आई रीच्ड एक्सट्रीम फिजिकल एग्जॉशन आई केम अपॉन ए पोर्शन ऑफ ए स्ट्रीट वेयर द ब्रॉड साइड वॉक वॉज कंसिडरेबली एलिवेटेड। तो लेखक कह रहे हैं कि जब मैं कंप्लीट एग्जॉशन पे आ गया, जब मैं शारीरिक रूप से बिल्कुल कंप्लीट एग्जॉशन, बिल्कुल थक करके चूर हो गया, तो अचानक गली के उस किनारे पर पहुंच गए। ऐसी गली में ऐसी जगह पे पहुंच गए जहां जो पगडंडी थी, जो साइड वॉक था, वह कुछ ऊपर उठी हुई थी। जो साइड वॉक था वो स्लाइडली एलिवेटेड था, हल्का सा कंसिडरेबली एलिवेटेड, हल्का सा ऊपर उठा हुआ था, उभरा हुआ था। I waited for a few minutes till I was sure that no passers-by could see me, and then crept under the sidewalk and lay for all night on the ground with my satchel of clothing for a pillow। तो लेखक कह रहे हैं कि जब वो बिल्कुल थकर चूर हो गए थे तो अचानक वो गली के एक ऐसी जगह पे पहुंच गए जहां पर जो फुटपाथ था, साइड वॉक था, कुछ ऊंचा उठा हुआ था। तब उन्होंने क्या किया, लेखक कह रहे हैं कि आई वेटेड फॉर ए फ्यू मिनट, तो कुछ क्षणों के लिए मैंने प्रतीक्षा की। प्रतीक्षा किस लिए किए, टिल आई वॉज श्योर दैट नो पासर्स बाय कुड सी मी। तो ये बिल्कुल श्योर हो गए कि वहाँ से आने जाने वाला कोई भी व्यक्ति उनको देख नहीं रहा है, कोई भी राहगीर उनको नहीं देख रहा है। इसके लिए जब वो आश्वस्त हो गए तब उन्होंने रेंग करके, स्क्रॉल करते हुए उसी साइड वॉक के, उसी पगडंडी के नीचे पहुँच गए और अपने थैले को तकिए की तरह लगाकर रात भर भूमि पर लेटे रहे, जमीन पर लेटे रहे। तो उन्होंने उसके नीचे चले गए और अपने सचल, जो अपना बैग लिए थे, जो थैला लिए थे, कपड़ा जो इसमें भरे हुए थे, उसी का उन्होंने पिलो बनाया, तकिया बनाया और उसी साइड वॉक के नीचे पूरी रात भर लेटे रहे। नियरली ऑल नाइट आई कुड हियर द ट्रैम्प ऑफ फीट ओवर माई हेड। तो लेकर करें नियरली ऑल नाइट, लगभग पूरी रात, पूरा रात भर, लगभग सारी रात इन्होंने क्या किया, आई कुड हियर ट्रैम्प ऑफ फीट ओवर माई हेड। रात भर मैं भारी कदमों की आहट अपने सिर के ऊपर सुनता रहा। फुट ऑफ हियर ट्रैम्प ऑफ फीट,
कदमों के चलने की आवाज़। ये फुटपाथ के नीचे सोए हुए थे, ऊपर से पासर्सबाई पैदल यात्री जा रहे थे, तो उनके कदमों की जो आवाज़ है, चलने की जो आवाज़ है, ये रात भर सुनते रहे। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, अगले दिन जब सुबह हुई, अगले दिन प्रातःकाल, आई फाउंड माई सेल्फ सम व्हाट रिफ्रेस्ड, मैं अपने आप को कुछ तरोताज़ा महसूस किया। बट आई वॉज एक्सट्रीमली हंग्री, लेकिन मैं पूरी तरह से भूखा था। तरोताज़ा तो महसूस किए, लेकिन ये बहुत ही अधिक भूखे थे, कई दिनों से इनको भोजन नहीं मिला था। एज सुन एज इट बिकम लाइट इनफ फॉर मी टू सी सराउंडिंग, आई नोटिस दैट आई वॉज नियर ए लार्ज शिप। तो लेकर करें कि जब जैसे ही इतना प्रकाश हुआ कि मैं अपने चारों ओर सब कुछ देख सकूं, तो मैंने पाया कि वो एक बड़े जहाज़ के निकट हैं। तो जैसे ही थोड़ी सी लाइट हुई, थोड़ा सा उजाला हुआ, तो उन्होंने देखा कि वह तो एक बहुत बड़े जहाज़ के नज़दीक हैं। इट सीम टू बी अनलोडिंग अ कार्गो पिग आयरन, और ऐसा लग रहा था उस जहाज़ से पिग आयरन अनलोड हो रहा था। पिग आयरन मीन्स कच्चा लोहा, अनलोड मीन्स उतारा जा रहा था। लोड एंड अनलोड, लोड मीन्स सामान को चढ़ाना होता है, और अनलोड मीन्स चढ़े हुए सामान को उतारना। तो कह रहे हैं कि ऐसा मुझे लगा कि जैसे उस जहाज़ से कच्चा लोहा उतारा जा रहा था। आई वेंट एट वंस टू द वेसल एंड आस्क द कैप्टन टू परमिट मी टू हेल्प अनलोड द वेसल इन ऑर्डर टू गेट मनी फॉर फूड। तो लेखक बता रहे हैं, मैंने तुरंत ही उस जहाज़ के पास गया और कप्तान से रिक्वेस्ट किया कि वह मुझे परमिशन दे दे, वो मुझे इजाज़त दे दें कि जहाज़ से वो भी माल उतारने के काम में मदद कर सकें। और मदद भी वो किस लिए करना चाह रहे थे? टू हेल्प अनलोड द वेसल इन ऑर्डर टू गेट मनी, जिससे कि उनको पैसा मिल जाए, और पैसा भी किस लिए? भोजन के लिए। तो कह रहे हैं कि जैसे मुझे वो जहाज़ दिखाई दी, मैं तुरंत उस जहाज़ के पास गया और उसके कैप्टन से इजाज़त मांगी कि उसको जहाज़ को, लेखक को भी जहाज़ को अनलोड करने में मदद करने की अनुमति दें, जिससे कि उन्हें नाश्ते के लिए कुछ पैसा मिल जाए। द कैप्टन, अ व्हाइट मैन हु वाज सीम टू बी काइंड हार्टेड, कंसेंटेड। तो लेखक कह रहे हैं कि जो कैप्टन था, वहाँ का जो जहाज़ का कप्तान था, एक गोरा व्यक्ति था, व्हाइट मैन था, मीन्स अंग्रेज था, जो कि दयालु दिखाई दे रहा था। हु सीम टू बी काइंड हार्टेड, जो दयालु दिखाई दे रहा था। कंसेंटेड, और वह सहमत हो गया, वह सहमत हो गया कि इनको अलाउ कर देगा जहाज़ से सामान उतारने के लिए। आई वर्कड, मैंने वहाँ पर काम किया। I worked long enough to earn money for my breakfast, and it seemed to me, as I remember it now, to have been about the best breakfast that I have ever eaten. तो लेखक कह रहे हैं कि मैं पर्याप्त समय तक वहाँ पर काम किया, मैंने नाश्ते के लिए धन जुटाने के लिए काफ़ी देर तक काम किया। एंड इट सीम टू मी, लेखक कह रहे हैं कि और मुझे ऐसा लगता है, आई रिमेंबर, जैसा कि मुझे अब भी याद है, टू हैव बीन अबाउट द बेस्ट ब्रेकफास्ट दैट आई हैव एवर ईटेन, कि वह नाश्ता जो जहाज़ पर काम करके उन्होंने पैसा कमाया और उस पैसे से जो उन्होंने नाश्ता किया, वह नाश्ता इनके द्वारा किए गए तमाम नाश्तों में से सबसे अधिक रुचिकर था, सबसे ज़्यादा बेस्ट था, सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट था। क्योंकि खाने का स्वाद भूख के अनुसार होता है। अगर भूख ज़्यादा लगी है तो ख़राब से ख़राब खाना भी हमें टेस्टी लगेगा, और भूख नहीं है तो अच्छा से अच्छा खाना भी हमें उतना स्वादिष्ट नहीं लगेगा। तो वही लेखक कह रहे हैं कि अभी तक मैं बहुत जगह भोजन किया है, लेकिन अभी तक जितने भी नाश्ता किया हूँ, उस दिन वाला नाश्ता हमारे जीवन में किए गए नाश्ते में सबसे अधिक रुचिकर था, सबसे ज़्यादा बेस्ट था, सबसे ज़्यादा अच्छा था। माई वर्क pleased the captain so well that he told me I could continue working for a small amount per day. तो लेखक कह रहे हैं कि हमारे कार्य ने उस कैप्टन को इतना ज़्यादा प्रभावित किया, इतना ज़्यादा प्रसन्न कर दिया कि कैप्टन ने उनसे कहा
तो लेखक कह रहे हैं कि कैप्टन ने मुझसे कहा कि प्रतिदिन कुछ वह मजदूरी पाने के लिए, पारिश्रमिक पाने के लिए कार्य कर सकता है। वहाँ पे उसने अलाउ कर दिया कि छोटे अमाउंट के लिए, नहीं कि दिन भर काम करते रहे बहुत ज़्यादा अमाउंट कमा ले, तो उसने ही कुड कंटिन्यू वर्किंग फॉर स्मॉल अमाउंट, कुछ पैसे के लिए वह पर डे कार्य वहाँ पे जहाज़ पे कर सकता था। दिस आई वॉज वेरी ग्लैड टू डू, तो लिखकर कह रहे हैं कि ऐसा करने में मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई। आई कंटिन्यूड वर्किंग ऑन द वेसल फॉर ए नंबर ऑफ डेज, मैं जहाज़ पे कई दिनों तक कार्य करता रहा। आफ्टर बाइंग फूड विथ माई स्मॉल वेजेस देयर वॉज नॉट मच लेफ्ट टू पे माई वे टू हैम्पटन, तो लेकर कह रहे हैं कि यहाँ पर जब अपनी थोड़ी सी मजदूरी थी उसे भोजन पर व्यय कर लेने के बाद इतना पैसा नहीं बच पाता था कि मैं हैम्पटन जाने का खर्चा उठा सकूं। इन ऑर्डर टू इकोनोमाइज इन एवरी वे पॉसिबल आई कंटिन्यू टू स्लीप अंडर द साइड वॉक, तो लेकर करें पैसा बचाने का हर संभव उपाय करने के लिए, हर संभव उपाय से बचत करने की दृष्टि से लेखक कह रहे हैं कि मैं पगडंडी के नीचे सोता रहा। वो जब जहाज़ पे काम करते थे और रात में सोने के लिए किसी होटल, रेस्टोरेंट या और कहीं लॉज में नहीं जाते थे, काम करने के बाद वह उसी फुटपाथ के नीचे सोना जारी रखे, जिससे कि पैसे की बचत हो जाए, और पैसे की बचत होगी तो फिर वह अपनी पढ़ाई के लिए आगे की यात्रा शुरू कर सके। When I saved enough money with which to reach Hampton, I thanked the captain of the vessel for his kindness and started again. तो when I saved enough money, करें कि जब मैंने पर्याप्त पैसा बचा लिया हैम्पटन जाने के लिए, तब मैंने जहाज़ के कप्तान को उसके एहसानों के लिए धन्यवाद दिया। तो उसने जो काइंडनेस दिखाई थी, जो उनके ऊपर दयालुता दिखाई थी, उसके लिए उन्होंने उनको धन्यवाद दिया। एंड स्टार्टेड अगेन, और वह फिर हैम्पटन के लिए अपनी यात्रा को स्टार्ट कर दी, शुरू कर दी। विदाउट एनी अनयूजुअल अकरेंस आई रीच्ड हैम्पटन विथ सरप्लस ऑफ एग्जैक्टली 50 सेंट विथ विच टू बिगिन माई एजुकेशन। तो लेकर कह रहे हैं कि रास्ते में कोई भी असाधारण घटना नहीं घटी, कोई विशेष ऐसी घटना नहीं घटित हुई कि जिसको चर्चा करें यहाँ पे। तो कह रहे हैं बिना किसी असाधारण घटना के मैं अपनी बचत के पूरे 50 सेंट इन्होंने बचाए थे, एग्जैक्टली 50 सेंट बचाए थे, जिससे कि मुझे अपनी शिक्षा आरंभ करनी थी। और उसी 50 सेंट के साथ वह हैम्पटन पहुँच गए। द फर्स्ट साइट ऑफ द लार्ज 3-story brick school building seemed to have rewarded me for all that I had undergone in order to reach the place. तो लेखक जब वहाँ पहुँचे तब देखते हैं कि 3 मंजिला पक्के ईंट की बनी हुई विशाल भवन है। तो लेखक कह रहे हैं कि स्कूल के 3 मंजिले पक्के विशाल भवन को पहली दृष्टि में ही देखकर मुझे लगा कि वहाँ पहुँचने के लिए इन्होंने जो भी परेशानियों का सामना किए हैं, जो भी परेशानियाँ उठाई हैं, उसका इनको इनाम मिल गया है। तो जितनी भी हैम्पटन पहुंचने में इनको बहुत कठिनाई हुई थी, तो कह रहे हैं कि जैसे ही उन्होंने 3 मंजिला ईंट की पक्की बिल्डिंग को देखा, इनको लगा कि इनके रास्ते में उठाए गए सभी कष्टों का उनको इनाम मिल गया है। द साइट ऑफ इट सीम टू गिव मी न्यू लाइफ। लेकर कह रहे हैं कि जो ये बिल्डिंग का दृश्य था, उस दृश्य ने मानो मुझे नया जीवन दे दिया है। As soon as I reached as soon as possible after reaching the ground of Hampton Institute, I presented myself before the head teacher for assignment to class. लेकर कह रहे हैं कि जब हैम्पटन इंस्टीट्यूट के प्रांगण में जैसे ही वो पहुँचते हैं, जैसे हैम्पटन इंस्टीट्यूट में पहुँचते हैं, तो वह किसी क्लास में एडमिशन के लिए, किसी कक्षा में प्रवेश के लिए वहाँ की जो हेड मिस्ट्रेस हैं, मुख्य अध्यापिका के सम्मुख तुरंत अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, तुरंत हेड मिस्ट्रेस के पास पहुँच जाते हैं कि उनको भी किसी क्लास में एडमिशन दिया जाए। हैविंग बीन सो लॉन्ग विदाउट प्रॉपर फूड, अ बाथ, अ चेंज ऑफ क्लोथिंग, आई डिड नॉट ऑफ कोर्स मेक अ फेवरेबल इम्प्रेशन अपॉन हर। तो लेखक कह रहे हैं कि काफ़ी लंबे समय तक मैंने भोजन नहीं किया था,
स्नान न करने के कारण तथा कपड़े न बदलने के कारण वास्तव में रियल में मैं उस हेड मिस्ट्रेस के ऊपर कोई अच्छा प्रभाव नहीं डाल सका, क्योंकि वो बहुत ही गंदे कंडीशन में वहाँ पहुँचे थे। कई दिनों से नहाए नहीं थे, कई दिनों से उन्होंने भोजन नहीं किए थे, तो इस तरह से डर्टी कंडीशन में वहाँ पहुँचे। तो लोग क्या कह रहे हैं कि मैं निश्चित रूप से हेड मिस्ट्रेस के ऊपर कोई भी अच्छा प्रभाव नहीं बना पाया। Doubt I could see at once that there was doubt in her mind about the wisdom of admitting me as a student। तो यह इतने गंदे तरीके से वहाँ पहुँचे थे, तो लेखक कह रहे हैं कि मैं तुरंत देख लिया कि मैडम के मन में एक डाउट हो गया, एक संदेह हो गया कि वह इनको एक विद्यार्थी के रूप में एज अ स्टूडेंट किसी क्लास में प्रवेश दें या ना दें। फॉर सम टाइम, कुछ समय तक, सी डिड नॉट रिफ्यूज़ टू एडमिट मी। तो कुछ समय तक, लेखक करें कुछ समय तक उन्होंने एडमिशन देने से मना भी नहीं किया। नाइदर डिड सी डिसाइड इन माई फेवर, और ना ही मेरे फेवर में निर्णय लिया। मतलब हेडमिस्ट्रेस ने ना तो यही कहा कि तुम्हारा एडमिशन नहीं हो पाएगा और ना तो यही कहा कि तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, कोई निर्णय उन्होंने नहीं लिया। आई कंटिन्यू टू लिंगर अबाउट हर एंड टू इम्प्रेस हर इन ऑल द वे आई कुड विथ माई वर्दीनेस। तो लेखक कह रहे हैं कि मैं भी वहाँ से हटा नहीं, मैं भी मैडम के आसपास ही रहा कि हम हर संभव तरीके से। तो लेखक कह रहे हैं कि मैं उनके आसपास ही चक्कर लगाता रहा और हर प्रकार से अपनी योग्यता के अनुसार उन्हें प्रभावित करने का प्रयत्न करता रहा। और इन द मीन टाइम, लेखक कह रहे हैं कि और इसी समय आई सा हर एडमिटिंग अदर स्टूडेंट्स एंड दैट एडेड ग्रेटली टू माई डिस्कम्फोर्ट। लेखक कह रहे हैं कि उसी बीच मैंने देखा कि जो मैडम थी वो विद्यार्थियों को प्रवेश दे रही थी और इसी कारण लेखक की बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो लेखक कह रहे हैं कि इसी बीच मैंने उन्हें का मतलब हेडमिस्ट्रेस को अन्य विद्यार्थियों को प्रवेश देते हुए देखा और इससे मेरी बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। आई फील्ड डीप डाउन इन माई हार्ट। तो लेखक कह रहे हैं कि मैंने मन की गहराई से महसूस किया दैट कि आई कुड डू एज वेल दे इफ़ आई कुड ओनली गेट अ चांस टू शो व्हाट वाज इन मी। तो लेखक कह रहे हैं कि मैं तुरंत यह महसूस किया कि जिन विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा रहा है तो वैसा मैं भी कर सकता हूँ। मैंने यह गहराई से महसूस किया कि मैं भी उनकी ही तरह, जो बच्चे एडमिशन पा रहे हैं, कार्य करने के योग्य हूँ यदि मुझे वह मीन्स मिस्ट्रेस, जो हेडमिस्ट्रेस हैं, जो मेरे अंदर हैं, दिखाने का एक अवसर दें, एक मौका मिले तो मैं भी दिखा सकता हूँ कि दैट आई एम आल्सो एबल टू गेट एडमिशन इन दिस इंस्टीट्यूट। आफ्टर सम आवर्स हैड पास्ड, तो कुछ घंटे बीत गए। सम आवर्स हैड पास्ड, कुछ घंटे बीत गए। द हेड टीचर सेड टू मी द एडजॉइनिंग रिसाइटेशन रूम नीडेड स्वीपिंग, टेक द ब्रूम एंड स्वीप इट। तो लेखक कह रहे हैं जब कुछ घंटे बीत गए, कुछ घंटे बीत जाने के पश्चात मुख्य अध्यापिका ने मुझसे कहा, क्या कहा, इन्वर्टेड कामा में लिखा हुआ है, द एडजॉइनिंग रूम। तो अध्यापिका कह रही हैं बराबर वाले जो रिसाइटेशन रूम है, जो गायन कक्ष है, संगीत कक्ष है, में सफाई की आवश्यकता है। इट रूम नीड स्वीपिंग, इस कमरे को सफाई की आवश्यकता है। टेक द ब्रूम एंड स्वीप इट, तो झाड़ू ले लो और उसको साफ कर दो। इट अकर्ड टू मी एट वंस दैट हियर वॉज माई चांस। तो यहाँ पर लेकर करें मन में तुरंत यह विचार आया कि यह मेरे लिए बहुत ही अच्छा मौका है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मेरे लिए यह सु अवसर है। नेवर डिड आई रिसीव ऑर्डर विथ मोर डिलाइट। तो लेखक कह रहे हैं कि कभी भी कोई आदेश पाकर मुझे इससे अधिक प्रसन्नता नहीं हुई थी। एक्चुअली यहाँ एडमिशन लेने की बात थी। लेखक को जब कमरे में झाड़ू पोछा लगाने का आदेश मिला तो इस झाड़ू पोछा के आदेश से बहुत ज़्यादा खुश हुए, क्योंकि इनको तुरंत लग गया कि हमारे लिए एक मौका है स्कूल में एडमिशन पाने का। I swept the recitation room 3 times. Then I got a dusting cloth and I dusted it 4 times. तो लेखक ने कैसे सफाई की यहाँ पर बता रहे हैं। लेखक कह रहे हैं कि मैंने संगीत कक्ष में 3 बार झाड़ू लगाया। I swept the recitation room 3 times. मैंने जो गायन कक्ष था, जो संगीत कक्ष था, उसमें 3 बार झाड़ू लगाई।
उसके बाद देन आई गॉट अ डस्टिंग क्लोथ, उसके बाद मैंने एक झाड़ने वाला, एक पोछा वाला कपड़ा ले लिया और उससे भी क्या किए, एंड आई डस्टेड इट 4 टाइम्स, और मैंने उसे 4 बार इसे साफ किया। जो डस्टिंग क्लोथ उठाए, पोछे से इन्हों 4 बार किया, मतलब 3 बार झाड़ू लगाए और 4 बार पोछा लगाए। ऑल द वुडन वर्क अराउंड द वॉल, एवरी बेंच, टेबल एंड डेस्क आई वेंट ओवर 4 टाइम्स विथ माई डस्टिंग क्लोथ। तो लेखक कह रहे हैं कि जितने भी सामान उस कमरे के अंदर थे, दीवार के चारों ओर जो लकड़ी का सामान था, जितने भी बेंच थी, मेज, डेस्क, सबको इन्होंने उसी पोछे से, उसी झाड़ने वाले कपड़े से 4 बार साफ किया। मतलब सभी कपड़े से सभी बेंच, डेस्क, अलमारी जो भी उस कमरे के अंदर थी, 4 बार उन्होंने उसकी डस्टिंग कर दी। बिसाइड्स एवरी पीस ऑफ फर्नीचर हैड बीन मूव्ड एंड एवरी क्लोजेट एंड कॉर्नर इन द रूम हैड बीन थ्रूली क्लीन्ड। तो लेखक कह रहे हैं कि उस कमरे में जो बेंच थे, बेंच को उसके स्थान से हटा करके भी सफाई किया इन्होंने। तो वही कह रहे हैं कि इसके अतिरिक्त प्रत्येक फर्नीचर को अपने स्थान से हटाया और कमरे की जितनी भी अलमारियां थीं, प्रत्येक अलमारी और हर कोना जो भी कॉर्नर थे उसको पूरी तरह से, अच्छी तरह से थ्रूली इन्होंने सफाई कर दिया। आई हैड द फीलिंग, लेखक कह रहे हैं कि मेरे अंदर एक भावना थी, फीलिंग थी। I had the feeling that in large measure my future depended upon the impression I made upon the teacher in the cleaning of that room। तो लेखक कह रहे हैं कि मुझे बिल्कुल मालूम था, काफ़ी हद तक ये अनुभव कर रहे थे कि मेरा भविष्य इस कमरे की सफाई से अध्यापिका के ऊपर जो प्रभाव बनाएंगे। तो लेखक कह रहे हैं कि मैं कमरे की सफाई करके जो प्रभाव अध्यापिका के ऊपर बनाएंगे, इनका फ्यूचर उसी पर आधारित है। अच्छा प्रभाव रहेगा, एडमिशन होगा, अच्छी तरह से सफाई नहीं करेंगे तो एडमिशन नहीं होगा, इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। When I was through, I reported to the head teacher. When I was through, I reported to the head teacher। तो कह रहे हैं कि जब मेरा काम पूरा हो गया, मैंने मुख्य अध्यापिका को सूचित कर दिया, उन्होंने सूचना दे दिया कि कमरे की सफाई हो चुकी है। She was a young woman who knew just where to look for dirt। तो लेखक कह रहे हैं कि वह एक यंकी महिला थी। उत्तरी अमेरिका की यंकी जो लोग थे, उनका काम ही था साफ सफाई का, सफाई कर्मचारी का काम था। तो इसलिए उस कौम से ये आ रही थी, इसलिए इनको बहुत अच्छी तरीके से मालूम था कि धूल, मिट्टी, गंदगी को कहाँ खोजा जा सकता है। तो वही यहाँ पर लेखक लिखेंगे, सी वाज अ यंकी वोमन हु न्यू जस्ट वेयर टू लुक फॉर द डर्ट। तो यह उत्तरी अमेरिका की यंकी महिला थी जो जानती थी कि धूल और गंदगी को किस स्थान पर खोजा जाए। She went into the room and inspected the floor and closet. Then she took her handkerchief and rubbed it on the woodwork, about the wall and over the table and benches। तो इनको मालूम था धूल मिट्टी कहाँ मिलेगी, गंदगी कहाँ मिलेगी, कहाँ पर लोग सफाई नहीं करते हैं। तो मैडम ने क्या किया, वे कमरे में गईं, फर्श और अलमारियों का निरीक्षण किया, फिर उन्होंने अपनी हैंकी निकाली, अपना रुमाल निकाला, और रुमाल से क्या किया, उन्होंने रुमाल से दीवारों के पास जो दीवारों में लगी हुई लकड़ी का काम था, दरवाजे थे, जो मेज था, जो बेंच था, उस पे उस अपनी हैंकी से उन्होंने रगड़ रगड़ के देखा कि कहीं गंदगी तो नहीं है। When she was unable to find one bit of dirt on the floor, जब उनको फर्श पे, फ्लोर पे एक भी गंदगी का टुकड़ा नहीं मिला, जब उन्हें फर्श पर तनिक सी भी गंदगी या किसी भी फर्नीचर पर धूल का एक कण भी नहीं मिला, तो उन्होंने बहुत ही शांत भाव से कहा, फ्लोर आर पार्टिकल डस्ट ऑन ऑफ द फर्नीचर, फर्नीचर पे भी जब कोई पार्टिकल नहीं ना, सी क्वाइटली रिमार्क्ड, तब वह धीरे से वो बहुत ही शांत भाव से कहीं, आई गेस यू विल डू टू इंटर दिस इंस्टीट्यूशन। तो वो बहुत ही शांत भाव से कहती हैं कि मैं समझती हूँ तुम इस संस्था में प्रवेश पाने के योग्य हो, दैट मीन्स यू कैन गेट एडमिशन इन दिस इंस्टीट्यूट, और आप इस परीक्षा में पास हो गए हैं और आप एडमिशन पा सकते हैं। ऐसा रिमार्क हेड मिस्ट्रेस ने बहुत ही शांत भाव से और धीरे से कहा। इस लेसन का लास्ट पैराग्राफ, अब जब लेखक को एडमिशन मिल गया
तो एडमिशन की सहमति मिल गई हेडमिस्टर से, तो लेखक को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो लेखक अपनी खुशी को यहाँ कैसे बता रहे हैं, आई वॉज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट सोल ऑन द अर्थ। तो लेखक कह रही हैं आई वॉज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन द अर्थ, मैं उस समय पृथ्वी पर सर्वाधिक प्रसन्न लोगों में से एक था। द स्वीपिंग ऑफ दैट रूम वॉज माई कॉलेज एग्जामिनेशन। तो लेखक कह रही हैं वो जो कमरे की सफाई का कार्य करना था, उस कमरे की सफाई करना मेरे लिए कॉलेज की इंट्रेंस एग्ज़ाम की तरह था, कॉलेज के प्रवेश परीक्षा की तरह था। आई हैव पास सेवरल एग्जामिनेशन सिंस देन। लेखक कह रहे हैं कि मैंने तब से, मतलब उस कमरे की सफाई वाली परीक्षा से, उसके बाद मैंने बहुत सारी परीक्षाएं पास की, बट आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट दिस वाज द बेस्ट वन आई एवर पास्ड। तो लेखक कह रहे हैं कि अभी तक हमने बहुत सारी परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं, परंतु मैंने सदैव यह महसूस किया है कि अब तक उत्तीर्ण की गई तमाम परीक्षाओं में यह सर्वोत्तम परीक्षा थी। इस तरह से प्रोज का फर्स्ट चैप्टर माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन कंप्लीट होता है। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग भी इस लॉकडाउन में इस तरह की क्लास का फ़ायदा उठाइए, ऑनलाइन क्लास का, व्हाट्सएप ग्रुप क्लास का फ़ायदा उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, हैव ए नाइस डे।